वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियों की। तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने प्रेस ब्रीफिंग दी और शहादतों, दुआओं, आंसुओं और अजीम कुर्बानियों से हासिल की गई कामयाबियों की दास्तान से आगाह किया। उन्होंने बताया कि टेररिज्म से टूरिज्म का सफर इंतहाई कठिन और सब्र आजमा रहा। बिल्कुल, और 4 सालों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी और तकरीबन 4 लाख इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि 34,000, सिंध में तकरीबन 1.5 लाख, बलूचिस्तान में इसी तरीके से 80,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 92,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 750 किलोमीटर पर रियासत की रिट बहाल की गई। 353 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DGISPR ने मजीद इन डिटेल्स बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के बायस खुदकुश हमलों में 97%, जबकि कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में 95% कमी हुई। मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि आज खेल के मैदान आबाद है। बिल्कुल, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले माह यौम पाकिस्तान बहुत ही जोशो खरोश से मनाने का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि इस बार यौम पाकिस्तान का पैगाम एक कौम एक मंजिल होगा और भरपूर मिलिट्री परेड का भी इनेकाद किया जाएगा। यहाँ से बता दें कि पिछली दफा हमारी जो मिलिट्री परेड थी वो बिल्कुल एंड मोमेंट के ऊपर आके उसको कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू कोविड। लेकिन इस दफा इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब डेफिनेटली कोविड SOPs के साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये मिलिट्री परेड का इनेकाद किया जाएगा। DGISPR ने और भी कुछ बहुत बातें की और आपको मालूम है कि बड़ी कल तवील उनकी एक प्रेस टॉक थी और बड़ी अहम भी थी। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दिफाई तज्जियाकार है। आप इनको जानते हैं, हमारे शोज में आते हैं। उनसे हम जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में खास तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं। साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि कल ये जो मुख्तलिफ आला सतहों के ऊपर तबादलों वगैरह के हवाले से DGISPR ने एक्सप्लेन किया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई उनको, और दूसरी बात ये कि जो चहमगोइयां जन्म लेती हैं इससे इदारों की साख के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं, इसमें जिम्मेदारी कितनी जरूरी है सारी सूरत हाल में। देखें, ये हम रियलाइज नहीं करते हैं कि मिलिट्री के अंदर अननेसेसरी स्पेकुलेशन और अंदाजे लगाना, इससे बहुत ज्यादा अफरा तफरी भी होती है और कमांड लेवल पे इसका बड़ा फर्क होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादा र्यूमर चल रही थी कि शायद जनरल आसिफ गफूर माइट कम DGI से जो DGI से प्रेजेंट है जनरल अफेयर्स, उनको से चेंज किया जाएगा, जो कि अगर किया भी जाए तो इट्स रूटीन चेंज, क्योंकि फौज में सिविल की तरह नहीं होता। बिकॉज हमारे में 2 साल की पोस्टिंग होती है, 2 साल के बाद देन यू हैव टू चेंज। अगर आप स्टाफ में तो अपने कमांड पे जाना है, कमांड पे तो अपने स्टाफ इंस्ट्रक्शन में जाना है, तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसी जो होती है रिमोट मॉन्गनिंग को खत्म करना चाहिए और फौज का अपना एक तरीका कार है, उसके मुताबिक जी चीफ आर्मी स्टाफ इसको चेंज करते हैं और वो उनकी अथॉरिटी है और इसको इसी तरीके से चलने देना चाहिए। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि बड़े ब्रीफ अंदाज में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पाक फौज ने कामयाबियां हासिल की ऑपरेशंस में, किस तरह से देखते हैं, स्पेशली अगर हम ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से बात करें, 4 साल इसको मुकम्मल हुए, सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबियों के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक याद रखें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी कुर्बानियां दी हैं और कितना प्रोफेशनल तरीके से इस ऑपरेशन को तकरीबन कंप्लीट किया है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और इसीलिए अब तमाम दुनिया अपने ऑफिसर्स को पाकिस्तान फौज के बाद भेजते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। इससे आप देखें पाकिस्तान का कितना नाम रोशन है। सेकंड, देखिए रद्दुल फसाद स्टार्ट हुआ था लाहौर में, अगर आपको याद हो, चेरिंग क्रॉस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें एक DIG और एक SSP शहीद हुए। और उसके बाद हुआ ये कि जब आपने नॉर्थ गुलिस्तान में, साउथ गुलिस्तान में, सवात में ऑपरेशन कंप्लीट कर दिए, तो वहां से जो ज्यादा लोग तो मारे गए, लेकिन कुछ दहशतगर्द जो हैं वो वहां से निकले और आके शहरों में आबाद हो गए, छुप के बैठे और दोबारा रीऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया। इसके लिए ये ऑपरेशन किया गया। उधर आपने पार्ट टाइम ऑपरेशन किए, साथ ही साथ रद्दुल फसाद किए, ताकि इनको कहीं भी छुपने का ऑर्गेनाइज होने का मौका न मिले। और जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 97% पूरे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है और 1% जो है वो ज़ाहिर आपको पता है कि राव किस तरह इन्वॉल्व है। ये अफगानिस्तान में एक नए दाइश को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पैसा तो खर्च करते हैं, तरीके तालिबान को साथ उन्हें मिलाया हुआ है। तो ये मसाइल है। अदरवाइज पाकिस्तान इस वक्त बहुत अमन पसंद है और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ हमने अब कदम उठा लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब मुल्क में बहुत हालात बेहतर होंगे, टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट
एक बहुत बड़े एम्बेसडर होते हैं कि दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। बिल्कुल सही No है। एक तो इंटरनल चैलेंजेस जो हमारी सारी सिक्योरिटी सूरत हाल में हमें रहे, क्या लगता है बतौर दिफाई तज्जियाकार अब हम उन इंटरनल चैलेंजेस से कोप अप कर चुके हैं, किस हद तक कर चुके हैं? और दूसरा ये कि चैलेंजेस बैरूनी भी हैं, अंदरूनी भी हैं, लेकिन अंदरूनी चैलेंजेस भी बैरूनी चैलेंजेस से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। जैसे हम टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान को इसका बहुत सामना रहा, इस पर भी हमने बड़े इक़दाम किए। तो अब हम कह सकते हैं कि इंटरनली काफी हद तक हमने अपनी सूरत हाल को संभाल लिया है या चैलेंज बदस्तूर उतना ही बड़ा है भाई साहब? देखें, पाकिस्तान इज अंडर हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर का पाकिस्तान में बहुत सख्त अटैक हुआ है और इसमें हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक सुना होगा EU डिसइंफो लैब जो है वो इतना इन्वॉल्व है उसके अंदर, और उसके साथ जो वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, बलूचिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन हमारे अनहिडन सोल्जर्स जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यकीन करें वो इतनी अच्छा काम कर रहे हैं कि कई बहुत ज्यादा इंसिडेंट होने से पहले वो नेट ब्रेक करके पकड़ लेते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वजह ये है कि CPEC हमारा एक ऐसा मंसूबा है जो हमें इकोनॉमिक तरक्की की तरफ लेके जाएगा। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, अगर हम इकोनॉमिक करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। इसलिए ये सारे अटैक पाकिस्तान पे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी विल फाइट एज अ नेशन, वी आर फाइटिंग। अच्छा बगेरी साहब, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू जाते जाते हम जरूर जानना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर जो हसास मामलात हैं कौमी सलामती से मुतल्लिक, उन पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उस बात का उन्होंने बहुत खुलकर जिक्र भी किया। क्या हुकूमत को सोशल मीडिया पॉलिसीज या इस हवाले से बहुत लगाम डालने की जरूरत है कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कौमी इदारों के खिलाफ? देखें, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और ये हाइब्रिड वॉर का बहुत इम्पोर्टेंट ये एक पिलर है। इसलिए इस पे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर बहुत सख्त पॉलिसी निकालें और मॉनिटरिंग की जाए साइबर क्राइम के थ्रू, ताकि कहीं पर भी कोई भी जो मुल्की मफादात में काम करे, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करे या पाकिस्तान की पॉलिसीज को रिवाइव करने की जरूरत है और मॉनिटर करने की जरूरत है। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। कल हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो अहम बातें हुई थी उन पर डिस्कशन की। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।